वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और उन्होंने एक्चुअली हमें बताया कि पिछले एक हफ्ते से जो तहरीक लब्बैक के साथ मामलात चल रहे हैं वो इस नहज तक क्यों पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि जब से मुज़ाकरात चल रहे थे तहरीक लब्बैक से चंद माह से जो कि चल रहे थे, तो उस दौरान हुकूमत ने उनको ये समझाने की कोशिश की कि फ्रांस के सफीर को अगर मुल्क बदर किया जाता है तो उससे पाकिस्तान का नुकसान है, फ्रांस का कोई नुकसान नहीं है। तो खैर इसके ऊपर हम बात करेंगे कि एक हफ्ते के बाद चले वजीर आजम साहब ने एटलीस्ट ये है कि लोगों के सामने आकर बात तो की, उन्होंने बताया तो सही कि हो क्या रहा था। और अभी हमने देखा है कि राउंड्स भी चल रहे हैं हुकूमत के साथ, वो कल से परसों रात से जो है वो चल रहे हैं। तो उसके अंदर क्या हो रहा है ये हमें सारे बेनजीर, रीमा, नताशा, आप लोग भी इसके ऊपर बताइए कि एक तो पहली चीज तो ये है कि वजीर आजम की स्पीच आपको कैसी लगी, उन्होंने जो पॉइंट्स रेज किए वो कैसे थे। अच्छा, एक सेकंड, मैं जरा थोड़ा सा रिकैप करना चाहती हूँ मेमन, शुरू करने से पहले कि इतवार के दिन हुआ क्या लाहौर में। अच्छा, मेरी कुछ पुलिस अफसरान से बात हुई तो उनका जो वर्जन है ना वो मैं जरा बताना चाहती हूँ, क्योंकि टीवी पे आपने सुना तो होगा टीएलपी के और पुलिस के बीच में झड़पें हो रही थी, लेकिन शायद देखा नहीं होगा क्योंकि टीवी पे दिखाया नहीं जा रहा था। तो थोड़ा सा मैं जरा रिकैप कर दूं कि इतवार के दिन हुआ क्या। अच्छा, पुलिस अफसरान ये कहते हैं कि इतवार को सुबह 8 बजे एक पुलिस स्टेशन है लाहौर में नवाकोट के इलाके में, वहां पे वो कहते हैं कि सुबह 8 बजे 500 टीएलपी के मुजाहिरीन ने हमें घेर लिया। और वो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो 500 से बढ़ के 2000 मुजाहिरीन हो गए, क्योंकि उस एरिया में टीएलपी के काफी ज्यादा मदारिस भी हैं, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, उनके अपने वहां पे वो रहते भी हैं, तो उनका लोकल सपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो वो कहते हैं उनका लोकल सपोर्ट इतना बड़ा कि 2000 लोग आके बाहर जमा हो गए और उन्होंने हम पे पथराव शुरू कर दिया। अच्छा, इसी दौरान जो डीएसपी थे इस थाने के, उमर फारूक साहब, वो जब बाहर निकले और तो इन मुजाहिरीन, वो कहते हैं वहां पे जो पुलिस अफसरान उनके साथ थे, वो कहते हैं कि हमने देखा कि ये जो मुजाहिरीन थे इनके पास एक तो पेट्रोल बॉम्ब थे और इनके पास लेटेस्ट टीयर गैस गन्स थी जो वो हम पे फायर कर रहे थे। अच्छा, जब ये झड़पें और ये क्लैशेस शुरू हुई तो उन्होंने, जो मुजाहिरीन थे, उन्होंने 16 पुलिस के एहलकारों को अगवा करके अपने एक मदरसे में ले गए और वहां पे जाके अपनी बेसमेंट में उनको बंद कर दिया। अच्छा, वो कहते हैं कि जो डीएसपी थे उमर फारूक साहब, उनको 2 घंटे टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया। अब ये पुलिस अफसरान कह रहे हैं कि उनको इतना टॉर्चर किया कि एक बैट से उनके दोनों हाथों को इतनी बुरी तरह जख्मी किया और उनके सर पे मारा, बल्कि वो जो 16 के 16 हॉस्टेजेस थे उन सबको सर पे चोटें आई थी। अच्छा, इसके बाद शाम को ये हुआ, अभी ऑपरेशन चल रहा था, शाम को ये हुआ कि हुकूमत आई, पंजाब हुकूमत हरकत में आ गई। पंजाब हुकूमत ने कहा हमने जाके इनसे बातचीत करनी है। अच्छा, पुलिस एहलकार कहते हैं कि हम यहाँ पे अड़ गए और हमने कहा कि देखें, आपने बातचीत करनी है आप करें, लेकिन जो हमारे 16 हॉस्टेजेस हैं पहले आप उनको रिहा करें, फिर आप जाके बातचीत करें। तो सुबह के 2 बजे वो रिहा हुए 16 हॉस्टेजेस, जो बहुत बुरी तरह जख्मी थे, उनमें से एक तो बल्कि क्रिटिकल है अभी हॉस्पिटल में। उसके बाद एक निगोशिएटिंग टीम गई गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें गवर्नर पंजाब थे, आईजी पंजाब थे, डीजी रेंजर्स थे और 3-4 अफसरान हसास अदारों में से थे। और वो गए और उन्होंने जाके निगोशिएशंस की रात के वक्त। वो निगोशिएशंस कोई खास कामयाब नहीं हुई, फिर एक दोबारा हुई और 3 नेगोशिएशन जो है वो हो गई हैं। अच्छा, पिछले 5 दिनों में वजीर आजम ने भी अपने कौम को जब खिताब किया तो उन्होंने ये बताया कि 800 पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं और 4 की बल्कि शहादत हो गई है। तो ये मैं एक थोड़ा सा रिकैप देना चाहती थी कि हुआ क्या। अच्छा, मेरे लिए जो एक बड़ी अजीब सी बात थी वो ये थी कि एक दिन पहले आप उन पे पाबंदी लगाते हैं और फिर दूसरे दिन जाके आप उनसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो ये किस किस्म की पॉलिसी थी हुकूमत की? अच्छा, ये बेनजीर जो आपका वर्जन है ना, ये इसके मेरी आज एक बात हुई थी एक एनी शाहिद की, जो वहीं रहते हैं, उस इलाके के रिहायशी हैं। उनका वर्जन जो है ना वो इससे थोड़ा मुख्तलिफ था। तो उनके मुताबिक ये था कि दोपहर के टाइम तक तकरीबन अर्ली आफ्टरनून इतना सुकून था कि वो अपनी बीवी और बच्ची को, छोटी बच्ची को बाइक पे बिठा के निकले हैं और वो बच्ची को टीका लगवाना था, वो वहां जा रहे थे जो बिल्कुल सामने वाली गली में था। और उन्होंने कहा कि वहाँ तहरीके लबैक वाले जो हैं वो बैठे हुए थे, लेकिन वो साइड पे थड़ों वगैरह पे बैठे हुए थे, फुटपाथ पे बैठे हुए थे, उनके पास डंडे शंडे थे, लेकिन वहां एक कंटेनर लगा हुआ था, उसके साथ एक रस्सी से उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। तो एक बड़ी उम्र के टीएलपी के सपोर्टर जो थे वो रस्सी उठा के खड़े थे और वो बाइकों को निकलवा रहे थे कि इथों निकलो, ए रास्ता जान दा।
एक्चुअली फैसिलिटेटिंग देम, ये उस एनी शाहिद ने देखा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वो वहां से बाइक गुजार के निकले हैं तो एकदम से पीछे से वो शेलिंग की उन्हें आवाज आई है, जो उन्होंने मुड़ के देखा, फिर वो बहुत घबरा गए क्योंकि उनकी बीवी और बच्चा उनके साथ बाइक पे थे, बच्ची, और वो वहां से भाग गए हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि फायर, और उन्होंने कहा कि फायर एक में भी नहीं, फायर दूसरे उसमें भी। खैर ये भाग के वहां पे छुप गए, दूसरी गली में घुस गए, इन्होंने पनाह ली क्योंकि इनको था कि मेरी बीवी या बच्ची को कुछ ना हो जाए। वो जेन्युइनली डरे हुए थे। और उनका ये कहना था कि हालांकि वो इस इलाके में रहते हैं, वो कोई बहुत बड़े टीएलपी के सपोर्टर नहीं थे या ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन वो कह रहे थे कि जो कल उन्होंने देखा वो बिल्कुल मतलब नाकाबिले कबूल चीज थी कि वो लोग बैठे हुए थे और एकदम से फायर ओपन हुई। वी डोंट नो द रियल स्टोरी, बट ये कहनी शायद ने मुझे बताया। अच्छा, तो मेरी उसके जब बाद फिर पिछले 2-3 दिनों से, 5 दिन से, क्योंकि ये वाकया चल रहा है, तो मैं अक्सर वैसे पुलिस एहलकारों से ये पूछती थी कि ये आप एक इलाका है, एक जगह है पूरे मुल्क में जो अभी तक ब्लॉक्ड है, वो यतीम खाना चौक के पास, तो यहाँ पे आपने अभी तक ऑपरेशन क्यों नहीं किया? क्योंकि बाकी इलाकों में तो आपने जाके उनको खोल दिया है, तो ये यहाँ पे क्यों नहीं आपने खोला इस इलाके को? तो वो ये कहते थे कि देखें, ये जो टीएलपी का मदरसा है उसके साथ एक पेट्रोल स्टेशन है, वहां पे उन्होंने एक ऑयल टैंक जिसमें कोई हजारों लीटर का पेट्रोल है, वो उन्होंने वहां पे लाके खड़ा कर दिया है और उस टैंक के टायर की हवा भी निकाल दी है। तो वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो हमें खतरा था ना यहाँ पे ऑपरेशन करने का, वो ये था कि इसको आग लगा देंगे तो फिर बहुत बड़ा इशू बन सकता है। तो ये नहीं अब मुझे समझ आ रही कि इस वक्त अभी, अच्छा वो कहते हैं कि अभी तक वो ऑयल टैंकर वहां पे खड़ा हुआ है, तो हो सकता है शायद एक ये वजह है कि इस एरिया को क्लियर नहीं किया जा रहा था, या फिर बाकी में वहां पे बहुत ज्यादा टीएलपी का सपोर्ट है। अच्छा, मुझे तो जो वैसे वजीर आजम साहब ने स्पीच की और उसमें जो उन्होंने कहा, मुझे तो वो वैसे अलिफ लैला की दास्तान लग रही थी, जैसे वो पता नहीं कितने लाख घर बनने थे और कितनी करोड़ नौकरियां आनी थी, उसी तरह का लग रहा था कि वो जाएंगे और सारे 50 ममालिक जो हैं, वो पीछे से अच्छा सा म्यूजिक बज रहा होगा और वो सब इकट्ठे हो जाएंगे और वो सब मिलके जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज को बता देंगे कि नो मोर, और वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो दुबक के सुन लेंगी। आई मीन इट वाज सच एन आउटलैंडिश थिंग। तो आई डोंट थिंक दैट इज इवन पॉसिबल, इज इट रीमा? अच्छा, पहले इसकी बात कर लेते हैं जो आप और बेनजीर कह रहे थे। आपकी एक एनी शाहिद से बात हुई, बेनजीर के पास पुलिस वर्जन था। हमें कैसे पता लगेगा सच क्या है? क्योंकि मीडिया पे तो पाबंदी थी, कुछ कवर नहीं किया जा सकता था। एक ऑपरेशन हुआ, उसकी नौयत क्या थी, किसने शुरू किया, कितनी जाने गई, दोनों तरफ हमें नहीं मालूम। पुलिस की वर्जन फिर भी पता है, दूसरा वर्जन हमें उस तरह से नहीं पता। अब जब जैसे बेनजीर कहानी सुना रही थी, मुझे दिल को कुछ हो रहा था, क्योंकि ये पुलिस अफसरान जो हैं, ये हमारी जान के लिए, हमारी प्रॉपर्टी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है और उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अब लोग कहते हैं कि आप टीएलपी सिंपैथाइजर हैं, आप टीएलपी अपोलोजिस्ट हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे आप दहशतगर्द हो, चाहे आप पे दहशतगर्दी के मुकदमे हो, चाहे आप वायलेंट हो, आपके फिर भी इंसानी हुकूक होते हैं। और ऐसे नहीं हो सकता कि आप रियासत को खुली छुट्टी दे दें कि वो जो मर्जी कर सकते हैं आपके साथ और कोई सवाल भी ना पूछे। तो मुझे इसकी बहुत तशवीश है कि हम सवाल क्या पूछें, हमें मालूम नहीं है कैसा ऑपरेशन हुआ, कितनी जाने गई, क्या नेसेसरी था, क्या प्रोपोर्शनेट फोर्स का इस्तेमाल हुआ, क्या लीथल फोर्स जो हमेशा आखिरी रिजॉर्ट होना चाहिए, क्या आपने हर चीज ट्राई कर ली, नहीं सक्सेसफुल हो, आपकी जान को खतरा है, फिर आप लीथल फोर्स इस्तेमाल कर सकते हो। क्या ये सिचुएशन थी? मुझे नहीं मालूम। तो चाहे लोग कहें कि आप टीएलपी सिंपैथाइजर हैं, सपोर्टर हैं, मेरा ख्याल है इंसानी हकूक की बात हर वक्त होनी चाहिए, खास तौर पे इस तरह के मौकों पे होनी चाहिए जब सब एक तरह का एक पर्सपेक्टिव लेके आगे चल रहे हैं। कि होता है ऐसे, दहशतगर्दी का लेबल या दहशतगर्द का लेबल जिस पे लग जाता है, हमने 9/11 के बाद अमेरिका में देखा और ममालिक में देखा, उनको आप डीह्यूमनाइज कर देते हो कि ये तो इंसान ही नहीं है, इनके राइट्स कैसे। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती। मेरा ख्याल है आज ही वो वक्त है कि हम ह्यूमन राइट्स की बात करें। दूसरी नताशा बात, वजीर आजम की स्पीच में ज्यादा कुछ अच्छी बातें भी थी, लेकिन मेरा ख्याल है नामुकम्मल थी। जैसे हम बात कर रहे हैं इतवार को क्या हुआ, वजीर आजम ने उसकी बिल्कुल बात नहीं की। ना ही उन्होंने बात की कि जो टीएलपी है उनको एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत बैन कर दिया गया। अब उनके साथ वो कह रहे हैं नेगोशिएशंस हो रही हैं। तो क्या आप एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ ही दिन पहले आपने बैन की है एंटी टेररिज्म लॉ के तहत, जबकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये एक अलग बहस है, क्या ये सही तरीका कार था? उनके सिंध असेंबली में 3 जो है मेंबर्स हैं। पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्शंस एक्ट जो है वो कहता है
कि आप सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भेजेंगे डिक्लेरेशन के बाद, और सुप्रीम कोर्ट सब पार्टीज को सुनने के बाद फैसला करेगी कि आप उनको प्रिस्क्राइब या वो डिसॉल्व कर सकते हो कि नहीं। यहाँ पे उन्हें सुने बगैर उनको प्रिस्क्राइब कर दिया गया, बैन कर दिया गया, दहशतगर्दी का कह के कि उसमें वो मुलविस हैं। अब आप उनके साथ बातचीत भी कर रहे हो, आप क्या पैगाम दे रहे हो? बहुत कंफ्यूज मैसेज है। आखिरी बात, ये ब्लास्फेमी और इंटरनेशनल जो कवानीन की, देखिए ये गलत है कि पीटीआई की गवर्नमेंट वो पहली गवर्नमेंट है जो डेफेमेशन ऑफ रिलीजन या ब्लास्फेमी की इंटरनेशनल फोरम्स पे बात कर रही है। कोई 10-15 साल, 2010 तक बल्कि हर साल यूएन के किसी ना किसी फोरम पे ये बात उठती थी, रेजोल्यूशंस पास होती थी, अक्सर पाकिस्तान ही मूव करता था, चाहे वो मुशर्रफ की रजीम हो, वो पीपल्स पार्टी की हो, वो नून लीग की हो, सबने ये किया। लेकिन 2011 में यूएन की ह्यूमन राइट्स कमेटी जो है उसने साफ साफ कह दिया कि ब्लास्फेमी जो है वो प्रोटेक्टेड स्पीच है, आप ब्लास्फेमी को नहीं कह सकते कि जो ये करेगा वो गैर कानूनी होगा। ठीक है, सो अब मुझे लगता है कि वजीर आजम ने हॉलोकॉस्ट की बात की, उन्होंने कहा कि वेस्ट में हर जगह हॉलोकॉस्ट पे बात करने से पाबंदी है, ऐसा नहीं है। बहुत से वेस्ट के ही ममालिक हैं जहां आप हॉलोकॉस्ट पे बात कर सकते हो, और जहां जहां हॉलोकॉस्ट डिनायल पे प्रोहिबिशन है वहां उस तरह के लोग भी हैं जो कहते हैं ये गलत है, ये काउंटर प्रोडक्टिव है, हॉलोकॉस्ट पे बात होनी चाहिए, किसी का और एक मौकफ है उनको सामने लाने देना चाहिए। तो यहाँ दुनिया जा रही है कि वो ज्यादा बात करें कि हर चीज पे बात होनी चाहिए, तभी इश्यूज रिजॉल्व होते हैं। पाकिस्तान का जो मौकफ है कि आप एक ग्लोबल ब्लास्फेमी लॉ ले आओ, मेरा नहीं ख्याल ये पॉसिबल है। हाँ, इस्लामोफोबिया या मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, इस पे जरूर बात होनी चाहिए, और वो यूएन लेवल पे हो भी रही है। अच्छा, ये वापस बात मैं करना चाहूंगी कि ये जो पूरा हुकूमत की तरफ से ये जो निगोशिएशंस चल रही थी, ये ओरिजिनल जो कहते हैं ओरिजिनल सिन वो क्या था? कि टीएलपी किस मुआहदे की बात कर रही है जिसपे हुकूमत ने कुछ एग्रीमेंट उनसे की थी कि वो फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं पार्लियामेंट में उनको एक्सपेल करने का मामला रखेंगे। महमल, आप बता सकती हैं कि वो एग्रीमेंट क्या था? हाँ रीमा, नवंबर 2020 के अंदर हुकूमत ने, और उस वक्त हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ब्रिगेडियर एजाज शाह थे, अब तो शेख रशीद साहब हो गए, तो उन्होंने एजाज शाह साहब ने साइन किया था एक मुआहदा, और उसके अंदर हमारे मजहबी उमूर के वजीर पीर नूरुल हक कादरी साहब भी थे। उसके अंदर उन्होंने 4 चीजें लिखी थी, ये मैं पढ़ के सुना देती हूँ। एक चीज ये पहली ये थी कि हुकूमत फ्रांस के सफीर को 2 से 3 माह के अरसे के अंदर पार्लियामेंट से फैसला साजी के जरिए मुल्क बदर करेगी। अच्छा, इसका हवाला वैसे आज वजीर आजम साहब ने अपनी स्पीच के अंदर भी दिया कि उन्होंने यही कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बात होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने उसके अंदर पॉइंट था कि हुकूमत अपना सफीर फ्रांस में तैनात ही नहीं करेगी। तीसरा था कि फ्रांस की मसनूआत का सरकारी सतह पर मुकम्मल बॉयकॉट किया जाएगा। तो ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट होना था महमल, ये जो डिमांड थी पार्लियामेंट में प्रेजेंट होनी थी, और पार्लियामेंट ने अग्री करना था कि ये सब कुछ होगा। क्या मुझे थोड़ा पार्लियामेंट में डिबेट करनी थी, अपना सारा जो वो था अपना सारा उनके ऊपर जो पड़ रहा था मलबा, उन्होंने कहा हम सारी पार्लियामेंट पे डाल देते हैं। तो पार्लियामेंट में कभी प्रेजेंट हुआ नहीं हुआ? अच्छा, एक चीज मैं सिर्फ इसके अंदर जरूर रेज करना चाहती हूँ, वो ये कि वजीर आजम साहब ने आज अपनी स्पीच के अंदर एक बात की कि सियासी जमातों ने मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने में पूरा हिस्सा डाला है। अब इसके अंदर जरा हम सिर्फ वैसे देख लें कि सियासी जमातों ने क्या क्या किया है। आप मौलाना फजलुर रहमान ने बिल्कुल जो है उन्होंने ये बात की कि वो अगर टीएलपी जो मार्च करेगी, जो 20 अप्रैल को उन्होंने कहा है कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें, तो उन्होंने कहा कि हम भी उनका साथ देंगे। मुफ्ती मुनीब ने सोमवार के लिए एक पहिया जान स्ट्राइक की कॉल दी थी, हड़ताल की कॉल की थी। मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल इर्रेस्पॉन्सिबल थी, बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर थी। लेकिन अगर नून लीग को देखें तो जो शाहिद खाकान साहब का भी आया है बयान, और उसके अलावा जो बिलावल भुट्टो साहब का पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बयान आया, दोनों के अंदर यही है कि ये जो तशद्दुद है, ये जो वाकयात हो रहे हैं, ये हर पाकिस्तानी के लिए बाइस तशवीश और अफसोसनाक है। ये शाहिद साहब ने कहा था, और उन्होंने कहा पीडीएम हर किस्म की तशद्दुद की शदीद मजम्मत करती है और मुल्क में अमन अमान कायम करने में हुकूमत की नाकामी वाज़ेह हो चुकी है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने भी ये बात की कि हालिया तशद्दुद के वाकयात हुकूमत की सूरत हाल से पुरअमन तौर पर निपटने में नाकामी की वजह से हुए। और एक बात बिलावल भुट्टो साहब ने ये की कि जो खुद भी इस तरह मुस्तकिल आग से खेलता है वो उसी आग में खुद भी झलस जाता है। ये गालिबन उन्होंने जो पॉइंट आउट किया, ये वही बात है कि जिस टाइम टीएलपी का एक पुराना धरना जो 2017 वाला था, जब वो चल रहा था, तो उस वक्त इस हुकूमत की, इस पार्टी की क्या उस वक्त उनके व्यूज थे और उन्होंने क्या किया, बल्कि 2018 के इलेक्शंस के अंदर उन्होंने किस
तरीके से ये जो मजहब कार्ड है किस तरीके से भरपूर तरीके से खेला गया। तो मेरे ख्याल में शायद वो उसकी बात कर रहे थे। तो ये कहना कि ऑपोजिशन की जमातों ने मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला है, अगर आपने एक चीज, आपने एक मुआहदा साइन किया, आपने फिर उसके बाद आपकी हुकूमत जो है वो गिरफ्तार करती है साद रिजवी को, फिर उसके बाद जो है हद तक बढ़ जाते हैं, फिर आपको उनको कलअदम करार देना पड़ता है। कलअदम करार देने के बाद आप फिर से निगोशिएशन उनसे कर रहे हैं, तो इसके अंदर ऑपोजिशन का कौन सा किरदार है? जरा हमें ये भी तो मुझे तो ये लगता है कि मतलब कि एक अजीब सी कंफ्यूजन है, जैसे रीमा ने कहा नवाज शरीफ को बना दिया प्राइम मिनिस्टर। वो पॉलिटिक्स ना खेलने की तलकीन करते हुए इमरान खान साहब खुद पॉलिटिक्स खेल गए और उन्होंने हिस्ट्री भी रिवाइंड करके चेंज भी कर दी थोड़ी सी। ये तो एक कंफ्यूजन नहीं है ना स्ट्रैटेजी की, एक ओवरऑल आपकी कंफ्यूजन है कि मतलब आज जब वजीर आजम कौम से खिताब कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि देखिए हम फ्रांस से ताल्लुकात अपने खत्म नहीं कर सकते। तो अगर आप, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स पे, बिल्कुल ठीक बात है, हमारे एक्सपोर्ट्स पे उसका असर पड़ेगा, तो अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपने पिछले साल उनके साथ मुआहदा क्यों साइन किया था? आपने उनके साथ ये वादा क्यों किया था? आपने उस कागज पे दस्तखत क्यों किया था अगर आपको पता था कि ये नहीं हो सकता? तो एक अजीब सी कंफ्यूजन है स्ट्रैटेजी में अभी। अच्छा, एक और कंफ्यूजन मुझे नजर आती है और मेरा ख्याल है फिर से अनपॉपुलर ओपिनियन, मैं किसी से इत्तेफाक नहीं करती, हमारी जो मेन स्ट्रीम पे जो बात हो रही है ये कि टीएलपी की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, वो नमूसे रिसालत है, वो खत्म नबूवत है, नबी पाक से प्यार कौन नहीं करता, बिल्कुल अपनी जगह बात दुरुस्त है, कौन मुसलमान नबी पाक से प्यार नहीं करता, लेकिन क्या टीएलपी की यही आइडियोलॉजी है? मुझे तो नहीं लगता। मेरा ख्याल है उनकी आइडियोलॉजी है इसका इस्तेमाल करके, एक ऐसे जज्बे का, मजहबी जज्बे का इस्तेमाल करना नफरत के लिए, ताकत के लिए, इश्तियाल के लिए और वायलेंस के लिए। ये उनकी आइडियोलॉजी है। हमें उनकी आइडियोलॉजी को खत्म नहीं कर देना चाहिए उस तरह से, उनके जो टैक्टिक्स हैं उससे। और मेरा ख्याल है ज्यादा खौफनाक बात यह है कि हमारी रियासत के हर इदारे की भी कहीं ना कहीं ये आइडियोलॉजी है। हमारे पार्लियामेंट को आप देख लें, आप पीएम साहब के अपने आज मंडे को जिन्होंने खिताब किया उसको देख लें, सब में हमें ये नजर आता है। मीडिया का रोल देख लें, अब तो हम तालीम का हमारा निजाम है, हम बच्चों को क्या किताबें पढ़ा रहे हैं उसमें भी हम टॉलरेंस नहीं सिखा रहे, हम कुछ इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट सोच बच्चों में भी पैदा कर रहे हैं। तो जब तक हम टीएलपी की इस आइडियोलॉजी जिसकी मैं आज बात कर रही हूँ उससे हम नहीं एड्रेस करते तो मेरा ख्याल है ये इशू किसी ना किसी शक्ल में हमें नजर आता ही रहेगा। सो इसका एक जो महमल बात करी थी कि रियासत ने किस तरह फैसिलिटेट किया, इनकरेज किया एक पार्टीज को, ये भी बात है। दूसरा जो सोच है उसको किस तरह से एड्रेस करना है उस पर भी हमें मेरा ख्याल है कभी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इतना सिंपल या मासूमाना सा इशू नहीं है कि सभी हजूर पाक से प्यार करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन उसमें और वायलेंट होने में बहुत फर्क है। नहीं, बिल्कुल ठीक है रीमा, जैसे आप कह रही हैं कि अभी तक रियासत जो हमसे बात, या हुकूमत जो हमसे बात कर रही है वो शॉर्ट टर्म गोल्स की बात कर रही है, लॉन्ग टर्म गोल्स पे तो अभी कोई बात ही नहीं कर रहा कि ये जो आइडियोलॉजी है इसको आप कैसे बदलेंगे, एक्सट्रीमिज्म को आप कैसे खत्म करेंगे। तो मेरे ख्याल से हम इसी पॉइंट पे अपना शो आज क्लोज करते हैं। और अगर आपको शो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, फीडबैक दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और फिर अगली एपिसोड में आपसे